तो आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.2 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं और ये प्रश्नावली बहुत आसान है भाई, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप सुनिएगा। तो पहले आप हेडिंग डाल लो, प्रश्नावली 6.2, है ना। इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से दो बातें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है वर्धमान फलन के बारे में, है ना, और एक हमें पढ़ना है ह्रासमान फलन के बारे में। जो वर्धमान फलन है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और जो ह्रासमान फलन है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है वो समझो आप। जैसे नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज हो रहा हो, है ना। और अगर मैं इसको और अच्छी तरह से कहूँ तो एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूँ तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही हो। y की वैल्यू कह लो या फिर फंक्शन कह लो, एक ही बात है। तो एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूँ और फंक्शन भी बढ़ रहा हो, x की वैल्यू को बढ़ाऊँ और फंक्शन भी बढ़ रहा हो, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। ठीक है, इसको मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप इस फंक्शन के ग्राफ को देखिए, है ना, सिर्फ मैंने इतना इंटरवल लिया है। तो इस इंटरवल में अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ को देखें ना, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो अल्टीमेटली बढ़ रहा है। नोटिस करें तो आप, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इस फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे आप मान लीजिए कि ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, तो इस पॉइंट पर तो फंक्शन आपको ये रिटर्न मिल रहा है ना, और इस पॉइंट पर फंक्शन आपको ये रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है जहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू बढ़ाएं और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाए, तो उस टाइप के फंक्शन क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, वर्धमान फलन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा भैया, डिक्रीजिंग फंक्शन ठीक इसका उलट होगा। उलट कैसे, यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि एक्स की वैल्यू बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन मिल रहा है जहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू बढ़ाएं और फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है, तो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान फलन। ठीक है, इसको मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा ना तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी, है ना। जैसे मान लो कि एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो इस पॉइंट पर तो फंक्शन मुझे ये रिटर्न कर रहा है और इस पॉइंट पर फंक्शन मुझे ये रिटर्न कर रहा है। तो जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो समझो। क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे देगा, ठीक है, और कोई इंटरवल दे देगा, मान लो कि ये इंटरवल दे दिया। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये बताओ। अब कैसे बताओगे, आपका आंसर एक तरीका ये है कि इस फंक्शन का हम ग्राफ बना के देख लें। अगर मान लो कि इसका ग्राफ ऐसे ऐसे बना जहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही हो तो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर अगर ग्राफ ऐसा ऐसा बना जहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन कम हो रहा हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन भैया तुम किस किस का ग्राफ बनाओगे, है ना, ग्राफ बनाना आसान बात थोड़ी है। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, एक इंटरवल मिल जाएगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये बताओ, है ना। तो या तो आप ग्राफ बना के कर लें, लेकिन ग्राफ बनाना इतना आसान तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे डेरिवेटिव की। किसकी हेल्प लेंगे, डेरिवेटिव की, है ना। अब हम अवकलज का यूज़ करके, डेरिवेटिव का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब सर ऐसे कैसे पता कर सकते हैं, समझाता हूँ, ध्यान से समझो। एक चीज़ को नोटिस करना, अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूँ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इस इंक्रीजिंग फंक्शन में तुम किसी भी पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचोगे ना तो उस स्पर्शरेखा की ढाल हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, पक्की बात है। किसी भी पॉइंट पर अगर तुम स्पर्शरेखा खींचोगे ना तो उस स्पर्शरेखा की ढाल हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। हाँ, इक्का दुक्का ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे इसकी ढाल शून्य मिल जाए, लेकिन बाकी सभी पॉइंट्स पे इसकी ढाल हमेशा जीरो से बड़ी मिलेगी, गारंटेड बात है। आप करके देख लो चाहे। जैसे मान लीजिए कि आपने इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींची, इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचना, इस पॉइंट पर अगर तुम स्पर्शरेखा खींचोगे तो इसकी ढाल जो है वो हमेशा क्या मिलेगी, शून्य से बड़ी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, है ना। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एंगल देखें तो ये एंगल क्या है, 90 से छोटा है। 90 से छोटा मतलब पहले क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, है ना। और टेंजेंट पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि इसकी ढाल हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। मान लो कि तुमने इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींची, इस पॉइंट पर अगर तुम स्पर्शरेखा खींचोगे तो
ये कुछ इस तरीके का एंगल बनेगा, ये भी 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो टेंजेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। टेंजेंट 90 डिग्री से छोटे पे क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो इस पॉइंट पर जो हमने स्पर्शरेखा खींची उसकी ढाल भी क्या आई, पॉजिटिव आई। कहने का मतलब ये है कि इस ग्राफ में अगर तुम हर एक पॉइंट पर देखोगे ना, तो हर एक पॉइंट पर स्पर्शरेखा क्या मिलेगी आपको, स्पर्शरेखा की ढाल हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। हाँ, इक्का दुक्का ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे इसकी ढाल शून्य हो, ऐसा हो सकता है। जैसे आप इस पॉइंट पर देखें तो स्पर्शरेखा की ढाल शून्य होगी, इस पॉइंट पर देखो तो स्पर्शरेखा की ढाल शून्य होगी, इक्का दुक्का पॉइंट ऐसा मिल सकता है, लेकिन बाकी सभी पॉइंट्स पर इसकी ढाल क्या होगी, शून्य से बड़ी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करना, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करना, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करना। और अगर उसका डेरिवेटिव शून्य से बड़ा मिल रहा है ना, इक्का दुक्का पॉइंट पर शून्य मिल सकता है, लेकिन बाकी सभी पॉइंट्स पर उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, शून्य से बड़ा होना चाहिए। अगर उसका डेरिवेटिव शून्य शून्य से बड़ा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। सीधी सी बात ये है। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचेंगे ना, तो हमेशा उसकी ढाल जो है वो हमेशा नेगेटिव मिलेगी। आप खींच के देख सकते हैं। मान लो कि आपने इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींची, तो अगर आप इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो एंगल क्या बनेगा, एंगल आप देखें तो 90 से बड़ा बनेगा। मान लो कि आपने ऐसी स्पर्शरेखा खींची तो एंगल क्या बन रहा है, 90 से बड़ा बन रहा है। 90 से बड़ा बन रहा है तो टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी स्पर्शरेखा खींचेंगे ना, तो उसकी ढाल हमेशा आपको नेगेटिव मिलनी है, ग्रांटेड बात है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे कोई फंक्शन दे दिया और हमसे पूछ लिया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या करूँगा, उसका डेरिवेटिव ज्ञात कर लूँगा। अगर उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को हो या फिर स्पर्शरेखा की ढाल को, एक ही बात है ना, अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है या फिर किसी किसी पॉइंट पर शून्य आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ गई मेरी बात? वापिस समझो भैया, आपको एक फंक्शन दे देगा, आपसे बोलेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम कैसे बताएंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा है तब तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 0 से छोटा है तब वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। 0 जो है वो किसी किसी पॉइंट पर होगा, बाकी सभी पॉइंट पर 0 से बड़ा मिलेगा आपको। ऐसे यहाँ पर चीज़ है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? वापस समझो, आपको एक फंक्शन मिलेगा, एक इंटरवल मिलेगा, आपसे पूछेगा कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वर्धमान है या ह्रासमान है, ये पूछेगा। तो आप कैसे बताएंगे, उसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। अगर उसका डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, 0 या 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग। सिंपल सी ये बात है। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा जी, अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो बस दो बातें और समझ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आपके सर दो बातें कौन सी, अभी बताता हूँ। एक तो आप समझिए निरंतर वर्धमान फलन के बारे में। आपके सर निरंतर वर्धमान फलन क्या चीज़ है, समझाता हूँ। निरंतर, निरंतर माने एक ऐसा फलन जो लगातार बढ़ रहा है, लगातार, बिल्कुल ऐसे लगातार बढ़ रहा हो, उसको निरंतर वर्धमान फलन बोलेंगे। आपके आंसर ये भी तो ऐसे ही था, नहीं बेटा ये ऐसा नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ग्राफ में ये जो फंक्शन था किसी किसी पॉइंट पर सपाट हो जा रहा था। जैसे आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल सपाट हो रहा है ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन अल्टीमेटली तो बढ़ रहा था, लेकिन लगातार नहीं बढ़ रहा था, है ना। वैसे देखा जाए तो बढ़ रहा है लेकिन लगातार नहीं बढ़ रहा, किसी किसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है ना। तो अगर कोई फंक्शन बिल्कुल ऐसे लगातार बढ़ रहा हो, है ना, न्यूट्रल ना हो, बिल्कुल ऐसे लगातार बढ़ रहा हो, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? इसको ग्राफ के माध्यम से समझाऊं। जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, ये इस ग्राफ को, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा ना, तो इस फंक्शन, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये फंक्शन लगातार बढ़ता जाएगा। कहीं पर भी ये फंक्शन जो है ना, ये न्यूट्रल नहीं हो रहा, ऐसा फ्लैट नहीं हो रहा। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये फंक्शन फ्लैट हो रहा था, यहाँ पे फ्लैट हो रहा था, न्यूट्रल हो रहा था, लेकिन ये जो फंक्शन है कहीं पे भी न्यूट्रल हो रहा है, ऐसा गोली की रफ्तार से लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको ऐसा फंक्शन मिल जाए जो लगातार बढ़ते जा रहा हो, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, निरंतर वर्धमान फलन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार बात नोटिस करना, अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचोगे ना, तो हर एक पॉइंट पर स्पर्शरेखा की ढाल जो है वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे स्पर्शरेखा की ढाल शून्य हो जाए, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं, यहाँ पे इक्का दो का पॉइंट ऐसा मिल सकता है जहाँ पे स्पर्शरेखा की ढाल क्या हो, शून्य हो, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहाँ पर स्पर्शरेखा की ढाल शून्य हो। हर एक पॉइंट पर स्पर्शरेखा की ढाल जो है वो हमेशा क्या होगी, शून्य से बड़ी ही होगी। समझ में आ गई मेरी बात? तो आपको फंक्शन मिल गया, उसका आप डेरिवेटिव ज्ञात करना। अगर हर एक पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव शून्य से बड़ा है तब तो वो निरंतर वर्धमान फलन है,
अगर आपको इक्का दुक्का पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पे इसका डेरिवेटिव शून्य भी है, तो वो हमारे सिर्फ वर्तमान फलन है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे करना है, ठीक है। अब एक बात और नोटिस कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट बात है ये, लास्ट बात आपकी निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान फलन क्या होते हैं? ऐसे फलन जो लगातार गिर रहे हो, कहीं पर भी न्यूट्रल ना रहे हो, लगातार ऐसे गिर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? निरंतर ह्रासमान फलन। इसको भी ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ना, तो इस फंक्शन की वैल्यू लगातार गिरते जा रही है, कहीं पर भी न्यूट्रल नहीं हो रही, लगातार गिर रही है ना। तो अगर आप इस पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचोगे ना, तो हर एक पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। आपको किसी भी पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव शून्य नहीं मिलेगा, हर एक पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फलन कैसा है? निरंतर ह्रासमान फलन है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन में आपको फंक्शन मिलेगा, फंक्शन मिलेगा और फिर आपसे पूछेगा कि ये जो फंक्शन है ये किस टाइप का फंक्शन है? वर्धमान है, ह्रासमान है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो कैसे बताएंगे? तो हम इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे इस फंक्शन का। अगर इसका डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पर शून्य से बड़ा है, हर एक पॉइंट पर शून्य से बड़ा है, तब तो ये निरंतर वर्धमान। अगर इसका डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पर शून्य से छोटा है, तो निरंतर ह्रासमान। अगर ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर इसका डेरिवेटिव शून्य है और बाकी सभी पॉइंट पर शून्य से छोटा है, तो ह्रासमान। अगर आपको ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर इसका डेरिवेटिव शून्य है और बाकी सभी पॉइंट्स पर इसका डेरिवेटिव शून्य से बड़ा है, तो वर्धमान। सिंपल सी बात है। अगर आपको हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव शून्य से बड़ा मिले तो निरंतर वर्धमान, हर एक पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव शून्य से छोटा मिले तो निरंतर ह्रासमान। इक्का दुक्का पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पे इसका डेरिवेटिव शून्य है और बाकी पॉइंट्स पर इसका डेरिवेटिव शून्य से छोटा है, तो ह्रासमान। इक्का दुक्का पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पे इसका डेरिवेटिव शून्य और बाकी सभी पॉइंट्स पर इसका डेरिवेटिव शून्य से बड़ा है, तो वर्धमान। बस ये चार बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपकी पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे स्मूथली निकलेगी, ठीक है। इन चार बातों को एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या समझाया मैंने आपको? ये समझाया कि अगर कोई फंक्शन वर्धमान है ना, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। इक्का दुक्का पॉइंट हो सकता है जहाँ पे इसका डेरिवेटिव शून्य हो, बाकी सभी पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा? शून्य से बड़ा होगा। अगर कोई फंक्शन ह्रासमान है, तो वहाँ पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा आपको 0 या 0 से छोटा मिलेगा, है ना। इक्का दुक्का पॉइंट हो सकता है जहाँ पे इसका डेरिवेटिव शून्य हो, बाकी सभी पॉइंट्स पे इसका डेरिवेटिव शून्य से छोटा ही मिलना है, नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन निरंतर वर्धमान है ना भैया, निरंतर वर्धमान है, तो आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे इसका डेरिवेटिव शून्य हो, हर एक पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव आपको हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन निरंतर ह्रासमान है, तो आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे इसका डेरिवेटिव शून्य हो, हर एक पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा? हमेशा छोटा मिलेगा 0 से। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये चार बातें समझ में आ गई ना, तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली बनेंगे। समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी, अब एक एक बिल्कुल लास्ट छोटी सी बात और समझ लो। कई बार क्या होगा कि कोई फंक्शन जो है ना, वो पहले बढ़ रहा होगा फिर घट रहा होगा, है ना। इस टाइप का फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। पहले तो क्या हो रहा होगा कि वो बढ़ रहा होगा, फिर क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो कभी भी ऐसा फंक्शन मिल जाए ना, तो उस फंक्शन को बोलते हैं कि भैया वो फंक्शन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल आप इस फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन को, है ना। ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में 0 से पाई वाले इंटरवल में आधे रास्ते तो बढ़ रहा है, आधे रास्ते गिरेगा। जैसे आपको पता हो, साइन एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसा, है ना। ये 0, ये π/2, ये पाई। तो अगर आप नोटिस करें तो 0 से पाई/2 में देखूँ तो ये फंक्शन बढ़ रहा है भैया, π/2 से पाई में देखूँ तो ये फंक्शन घट रहा है। तो ये फंक्शन बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। तो इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन ना तो बढ़ रहा है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ऐसे बोलेंगे। समझे? है ना, क्योंकि ना तो अच्छी तरह से बढ़ रहा, ना अच्छी तरह से घट रहा, दोनों चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। समझ में आ गई? ये बात अगर आपको ना भी समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बस आपको मुख्य रूप से 4 बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर? अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये पहले वाला क्वेश्चन देखिए। आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है ये। क्या क्या रखा है? क्या रखा है कि सिद्ध करो कि रियल नंबर के सेट में ये जो फंक्शन है वो निरंतर वर्धमान है, मतलब लगातार बढ़ रहा है, ऐसा मुझे सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? तो मैंने अभी अभी आपको ट्रिक बताई थी कि आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात कर लें। तो हमें फंक्शन दे रखा है 3x + 17,
हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ज्ञात करूँगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य से बड़ा आ जाए, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य से बड़ा आ जाए हर एक पॉइंट के लिए, है ना, आपको हर एक पॉइंट के लिए उस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य से बड़ा मिले ना, तब इसका मतलब ये होता है कि वो जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में लगातार बढ़ रहा होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यार एक्स का मैं अगर कोई भी मान रख दूँ, एक्स का अगर मैं कोई भी रियल मान रख दूँ ना, तब हमेशा हर एक मान के लिए इसका डेरिवेटिव 3 आना है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक्स की जगह 1 रख दिया तो एफ डैश 1 भी 3 आएगा भैया, 2 रख दिया तो एफ डैश 2 भी 3 आएगा, 3 रख दिया एफ डैश 3 भी 3 आएगा। कहने का मतलब यह है कि आप एक्स की जगह कोई भी रियल मान रख लो, हर एक मान के लिए इसका डेरिवेटिव शून्य से बड़ा आ रहा है ना। तो उसी बात को आप यहाँ पे कह दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 से बड़ा है ना। आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए इसका डेरिवेटिव शून्य हो। जैसे मान लो कि आपने एक्स की जगह 0 डाल दिया, तब भी आपको डेरिवेटिव शून्य से बड़ा ही मिल रहा है। आप एक्स की जगह कोई भी मान रखिए, आपको हमेशा डेरिवेटिव शून्य से बड़ा मिल रहा है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे इसका डेरिवेटिव शून्य हो। ठीक है ना। और अगर आपको हर एक पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव शून्य से बड़ा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है, इसका ये मतलब है। तो बस उसी बात को लिख दीजिए यहाँ पे। हमने कह दिया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए इसका डेरिवेटिव जो है वो शून्य से बड़ा है। अतः ये जो फंक्शन है ये इस सेट के लिए, या फिर इस सेट पर कह लो चाहे, निरंतर वर्धमान है। और यही हमें सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। कितने आसानी से हमने कर लिया, कोई दिक्कत आई नहीं। समझे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप चाहें तो इसको जियोजेब्रा पे ग्राफ बना के देख भी सकते हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे बढ़ती हुई, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। तो वहाँ से भी हम देख के बता सकते थे कि निरंतर वर्धमान है ना। लेकिन टीचर को आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गई, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये इंटरवल दे रखा है, आपको दर्शाना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे दिखाओगे, आप कहेंगे सर इसका डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे। कर लीजिए इसका डेरिवेटिव ज्ञात। तो जब आप इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप एक्स की जगह कोई भी मान रखेंगे ना, एक्स की जगह इस सेट के अंदर आने वाला कोई भी पॉइंट ढालेंगे तो आपको हमेशा ये पॉजिटिव अंक देगा। चाहे ढाल के देख लो, एक्स की जगह मान लो तुमने 0 ढाल दिया तब भी पॉजिटिव मिलेगा तुमको, ढाल के देख लो चाहे, है ना। कोई नेगेटिव चीज़ ढाल दी, कोई नेगेटिव अंक ढाल दिया तब भी तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा, है ना। कोई पॉजिटिव चीज़ ढाल दी तब भी तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। एक्स की जगह तुम कोई भी रियल नंबर ढाल के देख लो, हर एक रियल नंबर के लिए इसका डेरिवेटिव हमेशा शून्य से बड़ा मिलेगा। ठीक है। और अगर आपको डेरिवेटिव शून्य से हमेशा बड़ा मिल रहा है, हर एक पॉइंट के लिए शून्य से हमेशा बड़ा डेरिवेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है वो निरंतर वर्धमान है ना। आपने सर ऐसे कैसे, अगर मान लो कि एक्स की जगह अगर मैं 0 ढालूंगा तब पॉजिटिव मिलेगा। बिल्कुल ढाल के देख लो, तुम एक्स की जगह 0 ढालोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना बेटा। अब ई की पावर 0 क्या होती है, 1, यानी कि आपको क्या मिला, पॉजिटिव ही तो मिला। एक्स की जगह मान लो कि तुमने कोई नेगेटिव संख्या ढाल दी तब भी तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। आप कैसे, ऐसे कैसे, कोई भी नेगेटिव संख्या ढाल के देख लो तुम, मान लो कि तुमने -2 ढाल दी तो ये कुछ ऐसा हो गया। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर पॉजिटिव संख्या नीचे भी पॉजिटिव संख्या, तो ये भी तो पॉजिटिव हुआ। तुमने कोई पॉजिटिव संख्या ढाल दी तब तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव मिलना ही मिलना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक्स की जगह इस सेट के अंदर आने वाला कोई भी पॉइंट ढाल लो, आपको हर एक पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव शून्य से बड़ा ही मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो उसी बात को आप यहाँ पे कह दो। ठीक है, ये चीज़ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप बस यहाँ पे कह दो कि यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है ना। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे इसका डेरिवेटिव शून्य हो रहा, हर एक पॉइंट के लिए इसका डेरिवेटिव शून्य से बड़ा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस सेट के लिए ये जो फंक्शन है वो निरंतर वर्धमान है। चाहे तो आप इसका ग्राफ बना के देख लो, आपको ये ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ मिलेगा। समझे। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखिए भाई, आपको फंक्शन दे रखा है, ये इंटरवल दे रखा है, ये आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, कैसे दिखाओगे? तो आप कहेंगे सर जैसे पिछले 2 क्वेश्चन किए वैसे करेंगे इसको भी, है ना। हम सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे। फंक्शन दे रखा हमें ये, इसका सबसे पहले डेरिवेटिव ज्ञात कर लो। अब जो आपने डेरिवेटिव ज्ञात किया, अब आप ये चेक करो कि ये जो डेरिवेटिव है ये इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चेक करो। तो मुझे बताओ कि जो कोस एक्स है वो 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? आप कहेंगे सर 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर जी हमेशा ये पॉजिटिव ही होता है ना। तो उसी बात को आप यहाँ पे लिख दो। आप कह दो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फंक्शन है वो निरंतर वर्तमान होता है। तो उसी बात को आप कह दो कि अतः ये जो हमारा फंक्शन है ये इस इंटरवल के लिए निरंतर वर्तमान है ना। चाहे तो आप इसका ग्राफ बना के देख लो, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि जो साइन एक्स होता है वो 0 से π/2 के बीच में निरंतर वर्तमान होता है ना। समझे? क्लियर? ठीक है भाई, तो ए पार्ट तो ये हो गया, है ना। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या था? बी पार्ट में हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए निरंतर ह्रासमान है ना? कैसे दिखाएंगे? तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे। आपने इसे कर रखा है हमने। अब आपको ये चेक करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। बताओ, कोस एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो आप कहेंगे कोस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो उसी बात को आप यहाँ पे लिख दो, कह दो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आने के लिए इस इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए जो हमारा डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है भैया, है ना। और अगर हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल के लिए निरंतर ह्रासमान है। सिंपल, ये चीज़ बताई थी ना मैंने आपको। बस जिस तरीके से पिछले 2 क्वेश्चन नहीं किया गया वैसे ही क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे आसान से। क्लियर? तीसरे में मुझे ये दिखाना है कि जो साइन एक्स फंक्शन है वो इस इंटरवल में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ये कैसे दिखाएंगे? तो हमें पता है कि भाई ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान हम कब बोलते हैं, जब इसका जो डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में बढ़ भी रहा हो और घट भी रहा हो, तो उस स्थिति में हम ये बोलते हैं कि इस इंटरवल में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है ना। तो मुझे बताओ कि क्या 0 से पाई के बीच में जो कोस एक्स है वो बढ़ और घट दोनों रहा है क्या? आपको से बिल्कुल, हमने यहाँ पे देखा ए और बी से, है ना। ए में तो हमें दिख रहा था कि भाई 0 से π/2 में बढ़ रहा है, और बी में हमें दिख रहा था कि π/2 से पाई में घट रहा है। तो दोनों चीज़ हो रही हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी इंटरवल में दोनों चीज़ हो रही हो, बढ़ भी रहा हो घट भी रहा हो, है ना, दोनों चीज़ें हो रही हो, तो हम वहाँ पे ये बोलते हैं कि इस इंटरवल में ना तो ग्राफ बढ़ रहा है ना घट रहा है। मतलब ना तो प्रॉपर तरीके से बढ़ रहा है ना प्रॉपर तरीके से घट रहा है, तभी हम ऐसा बोलते हैं। तो उसी बात को आप यहाँ पे लिख दो भैया, है ना। आप क्या कहते हो कि ए और बी से, ये जो ए पार्ट है और बी पार्ट है, इनसे हम ये कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि इस इंटरवल में ये जो हमारा फंक्शन है ये ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। बस हो गया, कितना आसानी से हमने कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसके अंदर। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये अलग है। पिछले 3 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 क्वेश्चन में हमें इंटरवल देता था और हमसे पूछता था कि भाई ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। यहाँ पर अलग चीज़ पूछी है, यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है और हमें इंटरवल बताना है जहाँ पे ये बढ़ रहा है और जहाँ पे ये घट रहा है। समझ रहे हो? अब की बार हमें इंटरवल बताना है, ठीक है। अब जिस भी क्वेश्चन में आपको इंटरवल बताना हो ना, तो वहाँ पे हम वेवी कर्वी मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर आप कह लो कि वहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं, क्रांतिक बिंदु ढूंढते हैं। क्लास 11th में तुमने सीखा था, ठीक है ना। तो उसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा तुमको।
देखो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 2x² - 3x, है ना। हमें ऐसा इंटरवल ज्ञात करना है, ऐसा इंटरवल ज्ञात करना है जहाँ पर ये जो फंक्शन है ना वो निरंतर वर्धमान हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा हो। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहला काम है कि भैया इसका डेरिवेटिव ज्ञात कर लो। तो इसका डेरिवेटिव आ गई है ना। अब अंतराल ज्ञात करने के लिए आपको क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पे लिखो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? क्रांतिक बिंदु हम ज्ञात करते हैं, ये जो हमारा फंक्शन है ना f'(x), इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। इस फंक्शन को 0 के बराबर रख दो, ठीक है, रखना है इसको 0 के बराबर। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो x की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। क्रांतिक बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर वो फंक्शन या तो 0 बन रहा हो या फिर नॉट डिफाइन बन रहा हो, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस फंक्शन को 0 के बराबर रख देना है, वहां से अपने आप ही आपको क्रांतिक बिंदु मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, वापिस समझ लो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कह देना कि अंतराल ज्ञात करो, तो सबसे पहले आपको क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। क्रांतिक बिंदु का मतलब कि आपको उस फंक्शन को 0 बराबर रख देना है और वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बनानी है नंबर लाइन, ठीक है। स्टेप है बेटा ये, इसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखो कि अगर किसी क्वेश्चन में अंतराल ज्ञात करना है तो सबसे पहले मैं क्रांतिक बिंदु ज्ञात करूंगा, फिर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, है ना। और ये जो क्रांतिक बिंदु है इनको मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। तो ये तो हो गया -∞, ये हो गया इन्फिनिटी, और ये हमने क्रांतिक बिंदु को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इस क्रांतिक बिंदु से आगे, इस क्रांतिक बिंदु से आगे आने वाला कोई भी पॉइंट ले लो, तुम्हारी मर्जी है, किसी भी पॉइंट को तुम उठा लो यहाँ पे। मान लो कि 3/4 से आगे कोई भी पॉइंट ले लो ना, तुम्हारी इच्छा है। मान लो कि तुमने ले लिया 3/4 कितना होता है 0.75 ना, तो इससे बड़ा कोई भी नंबर ले लो। मान लो कि तुमने 1 ले लिया, 1 जो है इससे बड़ा ही है ना। तो इस इंटरवल में आने वाला कोई भी एक पॉइंट ले लो तुम। तो लेट्स से कि तुमने 1 ले लिया। अब इस 1 को तुम इसके अंदर ढाल दो, f'(x) के अंदर। इसके अंदर ढालना, ये चीज़ ध्यान रखना भैया, क्योंकि यहीं से तो तुमने क्रांतिक बिंदु ज्ञात किया, यहाँ पे थोड़ी गया, यहाँ पे करना। तो इसके अंदर ढालो। तो अगर तुम 1 को यहाँ पे ढालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, बताओ। तो आपके अनुसार अगर मैं 1 को यहाँ पे ढालूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, सोल्व करने पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा भैया, ठीक है। अब 3/4 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, तुम्हारी इच्छा है। जैसे मान लो कि तुमने 0 ले लिया, 0 को यहाँ पे ढालोगे तो तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, तुमको उससे नेगेटिव मिलेगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका डेरिवेटिव आया, ये इस इंटरवल में तो पॉजिटिव है और इस इंटरवल में नेगेटिव है, इसका मतलब ये है, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि भाई किस इंटरवल में लगातार बढ़ रहा है और किस इंटरवल में लगातार घट रहा है, ये बताओ। तो बता दो बस, यहाँ से पता चल गया, हमें पता चल गया कि इस इंटरवल में 3/4 से इन्फिनिटी वाला, इस इंटरवल में तो ये जो फंक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है, और इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो लगातार घट रहा है। उसी बात को आप यहाँ पे लिख दो। आप कह दो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -∞, 3, 4, है ना, के लिए ये जो हमारा फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए जो हमारा फंक्शन है वो लगातार घट रहा है, नेगेटिव है ना, ठीक है, के लिए ये जो हमारा फंक्शन है वो निरंतर ह्रासमान है। अच्छा जी, अब इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो उसी बात को आप यहाँ पे कह दो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए हमारा जो फंक्शन है वो निरंतर क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आ गया ना यहाँ पे, समझे। तो ऐसे हमें करना था भैया, हमें यही तो बताना था कि यार ये किस इंटरवल में लगातार बढ़ रहा है और किस इंटरवल में लगातार घट रहा है। बता दिया कि यार इस इंटरवल में तो लगातार घट रहा है और इस इंटरवल में लगातार बढ़ रहा है। जो लॉजिक हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था ना, वही लॉजिक यहाँ पे लगाया है। पिछले क्वेश्चन में तो इंटरवल देता था, हमसे अब की बार इंटरवल पूछ लिया, तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव ज्ञात किया। अब मुझे देखना कि ये जो डेरिवेटिव हमने ज्ञात किया है ये किस इंटरवल में नेगेटिव है, किस इंटरवल में पॉजिटिव है। जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा इसका डेरिवेटिव, तो वहाँ पे तो ह्रासमान हो रहा होगा, और जिस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे वर्धमान होगा। अब अंतराल कैसे पता करें भैया, अंतराल के लिए हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना पड़ता है, नंबर लाइन बनानी पड़ती है, वहाँ से हमें अंतराल पता चलता है। तो वहाँ से हमने अंतराल पता कर लिया। अंतराल में हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो पॉजिटिव है, ये जो फंक्शन है f'(x) यहाँ पे तो पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो बस उसी बात को हमने कह दिया, हमने कह दिया कि भाई ये जो हमारा डेरिवेटिव आया वो इस इंटरवल में तो क्या है,
इस इंटरवल में तो जी नेगेटिव है और इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल में हर एक पॉइंट के लिए निरंतर ह्रासमान है और इस इंटरवल में हर एक पॉइंट के लिए निरंतर वर्धमान है। सिंपल, जैसे पिछले क्वेश्चन थे वैसा ही ये क्वेश्चन है भैया। समझ में आया, लॉजिक समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। अब मैं आपको इसको जियोजेब्रा पे बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। चलिए, तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे ढाल दिया भाई। जैसे मैंने फंक्शन यहाँ पे ढाला तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा देखें, ये पॉइंट हमारा 0.75, 0.75 मतलब 3/4 है ना, 3/4 ही तो हुआ ये। तो 3/4 से कम के लिए अगर मैं एक्स एक्सिस पर 3/4 से कम जाऊँ, है ना, इससे कम लूँ तो ये फंक्शन घट रहा है, देखो आप ध्यान से, है ना। और 3/4 से आगे के लिए ये फंक्शन बढ़ रहा है। हाँ, 3/4 पे ये जो ना न्यूट्रल है, 3/4 पे अगर हम नोटिस करेंगे तो ना तो फंक्शन बढ़ रहा ना घट रहा। 3/4 से कम के लिए लगातार घट रहा है, 3/4 से बड़े के लिए लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उसी बात को तो हमने यहाँ पे लिखा, देखिए आप यहाँ पे 3/4 से कम के लिए, 3/4 से कम के लिए फंक्शन लगातार घट रहा है और 3/4 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन लगातार बढ़ रहा है। हो गया, समझ में आई मेरी बात, ये चीज़ थी बेटा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने 3/4 को इंक्लूड नहीं किया, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं 3/4 को इंक्लूड करता ना तब वो सिर्फ ह्रासमान होता, निरंतर ह्रासमान नहीं होता। हमसे निरंतर ह्रासमान पूछा है, अगर क्वेश्चन पूछना है कि ह्रासमान कहाँ पे हो रहा है तो 3/4 को इंक्लूड करना था। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है, समझ में आ गई क्या ये चीज़, समझ में आ गई। वापस समझ लो, कभी भी निरंतर ह्रासमान या फिर निरंतर वर्धमान बताना हो ना आपको तो वहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगी, ऐसे समझ लो। क्योंकि अगर आप क्लोज ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मतलब 3/4 को इंक्लूड कर लिया, और 3/4 को इंक्लूड कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/4 को इंक्लूड कर लिया तो वहाँ पे तो क्या होता है, न्यूट्रल हो रहा था, है ना। वहाँ पे तो डेरिवेटिव क्या रहा था, शून्य आ रहा था भैया। आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हैं, अगर आप इसके डेरिवेटिव के अंदर 3/4 ढालोगे तो जीरो हो जाएगा ना। अगर आपका डेरिवेटिव जीरो बन रहा है तब वो सिर्फ ह्रासमान होता, निरंतर ह्रासमान नहीं होता, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी भी आपको निरंतर ह्रासमान और निरंतर वर्धमान बताना हो तो ना तो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देना, बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जब भी आपको ह्रासमान और वर्धमान पूछे सिर्फ तो वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा देना, है ना। इन्फिनिटी पे तो क्लोज ब्रैकेट वैसे लगती ही नहीं है। समझ में आ गया लॉजिक, क्लियर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम लॉजिक से काम करेंगे। यहाँ पे भी हम अंतराल बताना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको अंतराल बताना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हम सबसे पहले क्रांतिक बिंदु बताते हैं, है ना, फिर वहाँ से नंबर लाइन ना करके उसको सोल्व करते हैं। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे भैया। तो हमें अंतराल ज्ञात करना है, फंक्शन हमें इधर दिखाइए, हमें बताना है कि किस इंटरवल में, किस अंतराल में ये फंक्शन निरंतर वर्धमान है और किस अंतराल में ये फंक्शन निरंतर ह्रासमान है, ये बताना है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में कैसे किया था, आप कहेंगे सर सबसे पहले हमने डेरिवेटिव ज्ञात किया था, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, वही स्टेप आपको ध्यान रखने हैं बस, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव ज्ञात कर लो। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा जी 3 दूनी 6x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस का 36, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करते हैं, आप कहेंगे सर अब हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। सेकंड स्टेप ये होता था ना, तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए जब आपको अंतराल बताना हो ना तो क्रांतिक बिंदु बताना ही पड़ता है, बस इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। अब क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा डेरिवेटिव आया उसको शून्य के बराबर रख दो, अपने आप ही क्रांतिक बिंदु मिल जाएगा तुमको। तो इसको रख देते हैं शून्य के बराबर, सोल्व करो इसको, 6 से भाग कर दो दोनों तरफ, तो कुछ ऐसा हो गया, है ना। वो सोल्व करते हैं, तो जोड़ने पे -1 चाहिए, गुणा करने पे -6 चाहिए, ऐसे कोई दो अंक बताना भैया। -6 प्लस का 5, नहीं, जोड़ने पर तो -1 मिल जाएगा लेकिन गुणा करने में -6 चाहिए ना, तो ये दो अंक तो नहीं हो सकते। और सोचो, ऐसे कोई दो अंक बता दो जिसको जोड़ने पे -1 आ जाए, गुणा करने में -6 आ जाए। -3 प्लस का 2, है ना। अब तो ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा x-3, सेम चीज़ यहाँ पे बचनी चाहिए, तो प्लस का 2 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से x के दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई जी -2 और एक आ गया हमारे पास 3,
ठीक है, यानी कि ये हमारे क्रांतिक बिंदु आ चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या होता था, आप कहेंगे सर अगले स्टेप में हम नंबर लाइन ड्रॉ करते थे और इस पर क्रांतिक बिंदु को प्लॉट करते थे, ऐसे करते थे ना। अब इस इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो और इस पॉइंट को किसके अंदर ढालोगे, इसके अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि क्रांतिक बिंदु आपने इसके ज्ञात किए हैं तो इसके अंदर ही ढालोगे ना भाई। तो इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठा लो 3 से इन्फिनिटी के बीच में, मान लो कि तुमने 5 उठा लिया, 5 को अगर तुम इसके अंदर ढालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा। तो हमसे 25 25 25 का पॉजिटिव हो गया, -5 का 30, ये तो बड़ी संख्या से आप जब करेंगे ना इस इंटरवल में से कोई भी अंक उठा करके इसके अंदर ढालेंगे और सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा भैया, है ना। मैंने अंदाजा लगा लिया पॉजिटिव मिलना है, क्या मिलेगा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस ये मतलब कि पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है, ये मतलब है तुमसे। पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव लिख दिया यहाँ पे। अब इस इंटरवल में से कोई भी अंक उठा लो, 0 उठा लेते हैं, आसान रहेगा। 0 को यहाँ पे ढालोगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब इस इंटरवल में से कोई अंक उठा लो भैया, जैसे मान लो कि तुमने -3 उठा लिया, -3 को इसके अंदर ढालो भैया, तो ढालोगे तो ये तुम्हें मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, तुम ढाल के देख लेना पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी। हमसे क्या पूछा था, हमसे दोनों चीज़ें पूछी थी। हमसे ये पूछा था कि वो इंटरवल बताओ जहाँ पे निरंतर बढ़ रहा है और जहाँ पे निरंतर घटा है, दोनों बताने हैं। बता देते हैं फिर हम यहाँ पे कह देंगे बढ़ कहाँ कहाँ आ रहा है बताना जरा। तो आप कहेंगे सर एक तो इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में, तो लिख दो कि यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इस इंटरवल का नाम क्या है, -∞, -2। मैंने कहा ना ओपन ब्रैकेट लगानी है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट लगानी है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे अपन। ठीक है, तो इस इंटरवल और इस इंटरवल के लिए ये जो हमारा फंक्शन है ये निरंतर वर्धमान है, डायरेक्टली लिख दो। ठीक है ना, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि भाई ये जो हमारा इंटरवल है इसमें हमारा जो f' आ रहा है वो नेगेटिव वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसी कारण हमारा जो फंक्शन निरंतर वर्धमान है, ऐसे लिख सकते थे। नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमारा इंटरवल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल के लिए ये जो हमारा फंक्शन है वो निरंतर हर आसमान है। समझे कि नहीं समझे, ये चीज़ थी बेटा, है ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट मत लगाना। जब निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान की बात करते हैं ना तो वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते। हाँ, अगर हम सिर्फ वर्धमान और ह्रासमान की बात कर रहे होते तो वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाते। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। क्योंकि -2 और 3 पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तो न्यूट्रल हो रहा है ना ये, इसलिए आप इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं जियोजेब्रा पे, आपको पता चल जाएगा कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस इंटरवल में तो बढ़ रहा है। इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस इंटरवल में तो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और इस इंटरवल में लगातार घट रहा है। आप बना के देख सकते हैं चाहे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इसके अंदर 5 पार्ट दे रखे हैं, सारे के सारे पार्ट सेम ही है। देखो आपको क्या रखा है कि अंतराल ज्ञात करो जहाँ पे जो फंक्शन है ना वो निरंतर वर्धमान हो या फिर निरंतर ह्रासमान हो। ठीक है ना, हमें वो अंतराल ज्ञात करने हैं। ठीक है जी, करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x² + 2x + 5। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अंतराल ज्ञात करने के लिए क्रांतिक बिंदु निकालने पड़ते हैं, उस मेथड का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, है ना। अब क्या ज्ञात करेंगे, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा f' है ना उसको 0 बराबर रख दो। तो यहाँ से आपको x की क्या क्या वैल्यू मिल रही है जिसके लिए 0 है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेंगी -1। ठीक है ना, क्रांतिक बिंदु वो होते हैं जहाँ पे f' या तो 0 हो रहा हो या फिर नॉट डिफाइन हो रहा हो। यहाँ पे हम देखें तो नॉट डिफाइन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो 0 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस इसको जवाब रख दो, x के लिए मिल जाएगी तुमको, सीधी सी बात यह है। ठीक है, तो ये आपका क्रांतिक बिंदु आ गया। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। इस नंबर लाइन पर हमें क्रांतिक बिंदु को प्लॉट करना है। अब इस इंटरवल में से 2 इंटरवल बन गए ना, तो इस इंटरवल में से आपको कोई भी पॉइंट उठाना है। मान लो कि तुमने 0 उठा लिया, 0 आएगा ना यहाँ पे,
तो 0 को इसके अंदर पुट करोगे तो क्या यह क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, तुमको सब पॉजिटिव बनेगा। अब इस इंटरवल में से कोई पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, तुम्हारी मर्जी है। मान लो -2 उठा लिया, तो अगर तुम इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसके लिए तुम ये उसके लिए क्या बन रहा है, तो आपका आंसर उसके लिए बन रहा है हमारे पास -2 उठाए तो नेगेटिव बन रहा है ना। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि ऐसे इंटरवल बताना है जहाँ पर ये वर्धमान है और ह्रासमान है, दोनों चीज़ बतानी है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना, एक चीज़ नहीं दोनों बतानी है। तो बता देते हैं, हम कहेंगे कि इस इंटरवल के लिए हमारा जो फंक्शन है वो ह्रासमान है, ठीक है। निरंतर पूछा था ना, निरंतर पूछा था बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो निरंतर पूछा तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगानी है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। निरंतर ह्रासमान है और इस इंटरवल के लिए -1 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल के लिए हमारा जो फंक्शन है वो निरंतर क्या है, पॉजिटिव लिखा है तो क्या हो गया, वर्धमान है। बस डायरेक्टली कर दिया। आप चाहें तो इसका रीज़न भी दे सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि भाई इस इंटरवल में हर एक पॉइंट के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या कि वर्धमान है। इस इंटरवल में हर एक पॉइंट के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या कि फलन हमारा ह्रासमान है। रीज़न भी दे सकते हैं, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये हमने ए पार्ट कर लिया। अब इसी तरीके से आपके जो बचे हुए पार्ट हैं बी, सी, डी और ई, इनको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। वीडियो पॉज करके आप इन चारों को खुद ब खुद कर लीजिएगा, जो सा ना हो वो बता दीजिएगा, उसको हम अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है। आज इतने ही करते हैं बेटा, अब अगले वीडियो में मिलेंगे अपन।